भारतीय इतिहास के बारे में एक चीज़ बहुत खास है। ये बहुत ही लंबा इतिहास है। इसे आप एक बुक में नहीं पढ़ सकते कभी। और भारतीय इतिहास के साथ में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जितनी भी हिस्ट्री है वो कहा जाता है कि ओरल हिस्ट्री है, मतलब माउथ टू माउथ बताई गई जो हिस्ट्री है वो ट्रेडिशन इंडिया में हमेशा से रहा है। और जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री थी उसमें से काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो काफ़ी इन्वेडर्स ने आके जला दिया था, भारत में नष्ट कर दिया था। तो आज हमें जब भी हिस्ट्री पता चलती है वो टुकड़ों में पता चलती है। बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हमें ढूंढने पड़ते हैं, उनके डॉट्स जो है उन्हें कनेक्ट करने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री के साथ भी। आज जब हम पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक सोर्स कुछ और कह रहा है, दूसरा सोर्स कुछ और कह रहा है, और इन सब कनेक्ट द डॉट्स के खेल में लोगों ने उस पूरे पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री को पॉलिटिकलाइज कर दिया है, उसे काफ़ी करप्ट कर दिया है। तो कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है? वीरेंद्र सिंह राठौर, जिनके साथ में हमने पार्ट 1 भी किया इस एपिसोड का, उन्होंने काफ़ी सारी हमारे साथ में चीज़ें शेयर की। पृथ्वीराज किस तरह से बड़े होते हैं, वो किस तरह से अपनी डायनास्टी, अपने एम्पायर को संभालते हैं, एक बहुत ही छोटी उम्र में वो राजा बन जाते हैं। इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजा और एक बहुत ही बड़े इन्वेडर मोहम्मद घोरी की दुश्मनी के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनकी बैटल्स के बारे में। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी के साथ में 17 या 18 लड़ाइयाँ की और उन्हें 17 बार छोड़ दिया। ये सच नहीं है, सच तो बहुत अलग है। इस एपिसोड में आपको जानने मिलेगा वो सच क्या है। तो इसे एंड तक देखिए और आपके जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था विद समवन, हर नेम इज मेधा देशमुख भास्करन। हम मराठी हिस्ट्री पे बात कर रहे थे, मराठा हिस्ट्री पे। तो शी मेंशन्ड दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर आपको मराठा हिस्ट्री समझनी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बादशाह औरंगजेब कौन था। अगर तुम बादशाह औरंगजेब को नहीं समझते तो तुम मराठा हिस्ट्री को नहीं समझते, तुम छत्रपति शिवाजी को नहीं समझते। तो सेम तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट पृथ्वीराज चौहान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मोहम्मद घोरी कौन था। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ रूलर ही वाज? ऑब्वियसली वी ऑल नो कि बहुत एक ब्रूटल एनिमी था, बहुत एक डिस्ट्रक्टिव एनिमी था। व्हेन ही केम टू इंडिया बहुत केओस मचाया था। तो कैन यू टॉक अबाउट दैट? Sure. I'll come from take it backwards. जो chaos मचाया था उसके बारे में बताऊं तो he captured Ajmer 1192 AD. Right. 1194 AD में एक जैन आचार्य घूमते घामते, because जो जैन monks होते थे they used to travel a lot. By the way, right. if you want to understand geographical history, medieval history में अगर आपको geographical aspect पढ़ना है, my advice would be go deep into Jain texts. क्योंकि होता क्या था, इनके जो संघ होते थे और जो श्रावक और जितने भी मुनि वगैरह होते थे, they used to travel a lot. इधर से उधर, एक से दूसरे मठ में, गच्छ बोला करते थे, मठ नहीं कहते थे। तो उस वजह से ज्योग्राफिकल हिस्ट्री जो जैन टेक्स्ट है उनमें बहुत अच्छे से चार्टेड है। ये जैन आचार्य जी जब अजमेर पहुंचे, एंड द टेक्स्ट सेज कि 2 महीने तक उनकी हालत खराब थी, ही हैड टू सफर अ लॉट, द रीजन बीइंग तुर्कों ने अजमेर में उत्पात मचा रखा था। नाउ दिस कम्स 2 years आफ्टर अजमेर हैड फॉलन, 2 years, राइट। तो मतलब ऐसा नहीं, जैसे कई बार होता है ना, जो हमारे लेफ्टिस्ट या जिसे आप लेफ्ट लिबरल स्ट्रेन ऑफ एकेडमिया कह सकते हैं, व्हाट दे लाइक टू पोर्ट्रे इज कि अच्छा ठीक है, एट्रोसिटीज हुई, वो क्या था कि मिडिवल एज में थोड़ी सैवेजरी ज्यादा होती थी और फिर गुस्से में लड़ाई के अंदर एक बार हो गया तो हो गया। नहीं, एक बार हो गया तो हो गया वाली बात नहीं ना, 2 साल बाद में भी इतनी तो यू कांट कॉल इट एक रश ऑफ द मोमेंट एंगर में लड़ाई के अंदर तोड़ फोड़ कर दिया। एक बार कर दिया ठीक है, समझ में आता है, 2 साल बाद भी। सो दीज थिंग्स कांट बी एक्सप्लेन्ड लाइक दिस कि ये ऐसा करके हो गया। Okay, coming back to Muhammad Ghori, he was born I think 1149-50 AD, and the origin is a bit humble. जो गौर प्रांत है अफगानिस्तान में, वहाँ पर they grew up as small time nobles, छोटे मोटे सामंत के रूप में थे। he and his elder brother Ghiyasuddin Ghori। तो
ये लोग जिस समय ग्रो कर रहे थे उस समय महमूद गजनी का जो वंश था, गजनवी वंश, दे वर ऑन देयर डिक्लाइन। तो इनको एक तरह से थोड़ा बहुत वैक्यूम, थोड़ा बहुत ही कहूंगा, ज्यादा तो नहीं, बिकॉज उधर क्या होता था, वन टर्किश ट्राइब वुड बी कटिंग द अदर टर्किश ट्राइब इन फ्री टाइम। उन लोगों का पास टाइम ये होता था कि हमें लड़ना है, अगर वो इंडिया में या ऐसी किसी और जगह में नहीं लड़ रहे होते हैं तो वो आपस में लड़ते रहते हैं। So they are always busy that way. They're Right. basically war and plunder based economies. Right. तो उधर वो थोड़ा सा वैक्यूम मिला तो दे बेसिकली ग्रो अप फ्रॉम दैट एरिया, और दोनों भाइयों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। एंड व्हेन गियासुद्दीन कॉन्कर्ड गजनी, उसने आगे साउथ ईस्ट की तरफ का सोच के अपने छोटे भाई को उधर का गवर्नर बनाया कि तुम इस डायरेक्शन में गजनी में यू आर द गवर्नर एंड यू विल टेक केयर ऑफ ऑल फर्दर एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस साइड। तो वहां से इन लोगों की शुरुआत हुई थी। एंड देन ग्रेजुअली Shahabuddin Ghori, the younger brother, he expanded and he completely squeezed the Ghaznavis off. Or this guy was smart. I mean, I won't say कि उसने गलतियां नहीं की, उसने काफी गलतियां की। उसने 3 बहुत बड़ी जंगें हारी है। एक तो उसने I would say 4, but anyway, the currently prevailing narrative is कि 3 हारी है। तो एक तो इंडिया में हारी उसने, गुजरात में जब उसका एक्सपीडिशन कैंपेन था 1178। Is this the same expedition with where he fought with Naika Devi? Exactly, Naika Okay, Devi। so we'll come back to this point, but yeah, continue. Sure. तो 3 लड़ाइयां उसने हारी, काफी क्रूशियल बैटल्स ही लॉस्ट। सो ही वाजंट अनडिफीटेबल और ऐसा कोई वो था, बट ही वाज अ स्मार्ट गाय। अब अगर देखा जाए तो जो गजनवी रूलर था वो लाहौर में सिमट के रह गया था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से, गजनी साइड से जो गौरी की आर्मी थी वो उनको धीरे धीरे पुश करते हुए आ रही थी। राइट। बट लाहौर में आके उनको वहां से हटाने में गौरी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। व्हाट ही इवेंचुअली डिड वाज he had basically got the Ghaznavi ruler's son with him as a war indemnity or a guarantee kind of thing। पहले क्या होता था कि आप किसी रूलर को हरा रहे हैं या उसके ऊपर हावी हैं, तो एज पार्ट ऑफ सम ट्रीटी और समथिंग कि भाई तुम कोई गड़बड़ी नहीं करो, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से अमानत के तौर पे कुछ ले लेता हूँ। तो वो उसके बेटे को या किसी रिश्तेदार को वो लोग ले जाते थे, सो दैट दिस गाय वुड देन बिहेव, he won't do something some fishy thing later on। तो वो बेटा उस गजनवी रूलर का उसके पास में था, गौरी के पास में। Now गौरी says when he is eventually unable to conquer, वो बोलता है कि देखो तुम्हारा बेटा भी तुम्हें वापस मिल जाएगा और तुम्हें मैं राज में भी तंग नहीं करूंगा, लेट्स नेगोशिएट, यू कम आउट टू टॉक, लेट्स नेगोशिएट। तो कोई वो पीस ट्रीटी टाइप का करके he lured him out। The moment this guy comes out of the fort, he is arrested along with his son। अरेस्ट करके इनको गजनी भेज दिया जाता है, जहां पे इनको later on they are wiped out। Right. तो he was pretty smart। ये ऐसा नहीं था कि मतलब वो सिर्फ एक वॉर मॉन्गरिंग जनरल था। Correct. तो इसी तरह से उसने भारत में आके भी उसने कोशिशें की। अगर आप फरिश्ता का अकाउंट कंसिडर करते हैं तो ही बेसिकली उसने ऑफर किया कि भाई मैं तो अपने भाई के कहने पे यहाँ पर आया हूँ और आई हैव नो इंटरेस्ट इन फोर्सिंग अ बैटल, लेट मी टॉक टू हिम एंड देन विल सी हाउ इट गोस। तो इस तरह का डिप्लोमेसी, फेक डिप्लोमेसी वगैरह करना, ये सब चीज़ें भी गौरी ने की थी। फिर आ जाता है जो उच्च में गौरी ने अक्वायर किया था किंगडम, उसके बारे में कहा जाता है कि he basically had some parley or some kind of understanding with the queen of that kingdom। और उनसे बात करके उसने कहा कि ठीक है, you somehow manage the king and his army, I'll take over, कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग करके। पॉइंट बीइंग this guy wasn't like a blunt force कि वो बस मार काट के अपना काम करेगा। जहाँ पे बगल से काम करके by some tricks and cunningness काम चलता है, he would resort to that as well। Yeah। तो इस तरह की चीजें हैं। Yeah। Correct। So he was a smart ruler basically, but when we talk about the atrocities that
मतलब उसने किया था इंडिया में, किस तरह के एट्रोसिटीज है, बिकॉज एज फार एज आई नो, नॉट टॉकिंग अबाउट मोहम्मद गौरी, बट व्हेन मराठा, बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑन मराठा हिस्ट्री, सो माय नॉलेज कम्स फ्रॉम देयर, एंड व्हेन द बैटल ऑफ पानीपत वाज हैपनिंग, सो जो मुस्लिम इन्वेडर्स ऑलरेडी इंडिया में थे, एक तरह से they were slaughtering cows and they were putting it into the rivers. So I'm not against, like, eat anything you want, but when you are killing a cow just to मतलब एक तरह से वो क्या कह सकते, एक फायर, वो चिंगारी लगाने के लिए तुम अगर कर रहे हो, तो that's a limit. So what kind of, did Mohammad Ghori also do such things in India? Well, गाय वगैरह को काटने का एग्जैक्टली इंसिडेंट ऐसा तो नहीं मिलता है, बट जैसे आप पृथ्वीराज विजय पढ़ेंगे तो उसमें जो पोएट है उसने क्या किया है, अब गौरी नाम उसका उसके हिसाब से होगा ड्यू टू सम अदर रीजन, व्हाटएवर लैंग्वेज प्रिवेलिंग है, पर हमारा जो संस्कृत स्कॉलर है उसने जब ग्रंथ लिखा तो उसने गौरी नाम का अर्थ अपने हिसाब से निकाला, गौ का अरी, एनिमी ऑफ काउज। तो वो एक तरह का जो परसेप्शन था वो तो हमेशा से था कि मिलेच्छ जो उत्तर पश्चिम से आते हैं, ये आके यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है, गाय कह लीजिए, देवी देवता, मंदिर वगैरह, ये सबको नष्ट करते हैं। सो आई वोंट से गौरी वाज एन एक्सेप्शन। हाँ, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया कि उसने गायों को काटा है, ऐसा कुछ किया, बट देयर इज नथिंग टू से कि नहीं किया होगा, बिकॉज ही इज फ्रॉम द सेम स्ट्रेन। तो वो चीज तो उसने डेफिनेटली की होगी। हाँ, मंदिरों को ढहाने का मेंशन मिलता है, पैलेसेस को ढहाने का मिलता है, लूटपाट करने का, इन सब चीजों का मेंशन मिलता है, जैन ग्रंथों में भी मिलता है और उससे बाहर भी मिलता है। तो यस, ये तो किया है। आई वुड से देयर आर सम, जैसे इंस्क्रिप्शंस में क्या होता है, कुछ मेमोरियल इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिनको हम गोवर्धन शिलालेख बोलते हैं। अगर कोई क्षत्रिय क्षात्र कर्म करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है, द डेफिनेशन वाज गौ और ब्राह्मण, क्षत्रियों के लिए टाइटल होता था ना, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, मीनिंग गाय और ब्राह्मण की रक्षा करते हुए आप अगर मरते हो कि किसी बैटल में मिलेच्छों से लड़ते हुए, तो फिर वो जो गोवर्धन शिलालेख होते थे वो स्थापित होते थे कि फला व्यक्ति इस प्रकार से मिलेच्छों से लड़ते हुए गौ ब्राह्मण की रक्षा करते हुए मारा गया। वैसे इंस्क्रिप्शंस बहुत जगह आपको राजस्थान में मिल जाते हैं उसी समय जब when Gauri was on the rise, right, because they used to do a lot of raids to scout the area and to basically poke the enemy कि कहाँ कितनी strength है। Yeah. So all that happened. Correct. Yeah. So when we talk about like Mohammad Ghori invading India, एक बहुत strong battle हुआ था जिसमें आपने भी mention किया कि इफ प्रोबेबली पृथ्वीराज चौहान उस बैटल में पार्ट लेते तो शायद मोहम्मद गौरी वापस से अटैक करने का सोचता नहीं, विच वाज अ बैटल विद द चालुक्यास एंड नाइकी देवी। वो इंसिडेंट के बारे में आप बता सकते हो, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट है। अगर वहां पे सिचुएशंस अलग होती तो शायद मोहम्मद गौरी का चैप्टर वहीं खत्म हो जाता। he was a bit lucky, I would say, because कोई आदमी नियर डेथ एक्सपीरियंस से एक की जगह दो बार बच के निकल जाए ना, तो डेफिनेटली आपको कहना पड़ेगा कि लकी है। तो ये पहला इंसिडेंट था। हुआ क्या, जब अराउंड 1177-78 एडी, तब तक गौरी जब एक्सपेंशन करने लगा था गजनी से, ही हैड कैप्चर्ड मुल्तान एंड उच्च, ये जो हमारा साउथ और वेस्ट का जो पंजाब का एरिया है, उधर उसने कैप्चर कर लिया था अच्छे से। Then he decided to, which was a mistake, he would have definitely acknowledged कि ये मैंने बहुत गलत किया, but anyway he went for it। उसने गुजरात में कॉन्कर करने का डिसाइड किया, और जो रास्ता उसने लिया वो था हमारा जो थार डेजर्ट है, नॉट वेरी डीप इन इट, बट उसके आसपास में बॉर्डर एरियाज में, ज्यादा डीप नहीं जाके उधर से निकला वो। द रीजन बीइंग, एक तरफ चौहानों का राज्य है, a potent kingdom, दूसरी तरफ नीचे चालुक्यों का गुजरात का राज्य है, another potent kingdom, बीच में छोटे छोटे राज्य थे। परमारों का छोटा मोटा प्रिंसिपैलिटी था, और फिर उसके बाद में नडौल और जालौर के जो राज्य आ जाते हैं चौहानों के, आबू का एक और परमारों का राज्य था, वो भी छोटा सा राज्य था। सो दे वर बेसिकली स्ट्रैडलिंग अ लाइन बिटवीन द चौहान्स एंड चालुक्यास किंगडम्स। और गौरी का, अब आप
स्मार्टनेस देखिए, ही वाज लाइक ओके लेट्स नॉट बाइट मोर देन वी कैन च्यू, तो मैं चौहानों के साइड भी नहीं जाता, मैं चालुक्य के साइड भी नहीं जाता, मैं बीच से अंदर घुसता हूँ, छोटे राज्य है ना, डेजर्ट भी है, तो मैं घुस जाऊंगा अंदर, फिर उसके बाद में देखेंगे। आई डोंट नो व्हाट हिज प्लान वाज, बट आई थिंक वो क्योंकि साउथ में टर्न किया तो ऑब्वियसली फाइनल टारगेट गुजरात था, बट अंदर घुसने को मिल जाए, जितना हो सके कम लड़ाई करके, बिना लड़ाई करके। राइट। तो उसने बीकमपुर से स्टार्ट किया, जो कि पृथ्वीराज चौहान का वेस्टर्न मोस्ट जो किंगडम का बॉर्डर है उधर से, और वो नीचे साउथ में जाके फिर वापस व्हाट डू यू कॉल इट, अपना मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सांडेराव और बाकी एरिया से होता हुआ फिर उसने नडौल वगैरह कैप्चर किया, वहां पे डिस्ट्रक्शन किया, विच इज रिकॉर्डेड इन पृथ्वीराज विजय। और फिर उस समय पृथ्वीराज चौहान ने डिसाइड किया कि नहीं, अपने को लड़ना चाहिए, एंड समहाउ ही वाज परसुएडेड कि नहीं बैठ जाओ, अभी अभी नहीं लड़ेंगे। वहां से डिस्ट्रक्शन करके गौरी फिर जब नीचे आता है तो माउंट आबू के पास में देयर इज अ माउंटेन पास, कासरहड़ करके एक जगह आती है, उसके पास में माउंटेन पास आता है, अरावली में जो एक छोटा सा गैप है। राइट। तो अब उस गैप से जब ये आर्मी पास करने आई वहां पे, आबू में क्या है कि जो अरावली है वो अपनी हाइट पे है, और वहां से ये रेंज जब नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करती है दिल्ली की तरफ, तो सरफेस लेवल धीरे धीरे इट कैचेस अप टू अरावली। तो आपको सरफेस से जो अरावली की हाइट है, ये वुड सी कि जयपुर के आसपास आते आते इट्स लाइक बहुत कम बचा है अरावली, बट इट्स एट पीक अराउंड द आबू एरिया। तो हुआ क्या, उस माउंटेन पास के सामने जब ये आर्मी पहुंची गौरी की, द इंडियन आर्मी, अब उसमें नडौल और जालौर का जो चौहान राज्य था, छोटा सा चौहान राज्य था, बट दे वर अंडर द चालुक्यस, वो पृथ्वीराज के अंडर नहीं थे, चालुक्यस के अंडर थे, छोटा सा चौहान राज्य था। और आबू के परमार, उनका एक छोटा सा राज्य था, वो भी चालुक्य के अंडर थे, और चालुक्यों की खुद की आर्मी, 3 आर्मीज मिलके एक कन्फेडरेशन था। दे बेसिकली दे वर वेटिंग कि ये बंदा अपनी आर्मी लेके माउंटेन पास के अंदर आए, बिकॉज सामने प्लेन्स थे, तो उधर वो दे डिडंट वांट टू बेसिकली फाइट विद हिम। तो गौरी भाई साहब ने गलती यही की कि वो ही वाज बेसिकली, होता क्या है, एक के बाद एक आप जीतते आ रहे हैं और किसी ने आपको ज्यादा चैलेंज नहीं किया होता है, तो थोड़ा सा रश में के हाँ ठीक है चलो, यू डू मेक अ मिस्टेक कि नहीं हो जाएगा। तो आई डोंट नो, ओवर कॉन्फिडेंस और व्हाटएवर वाज द रीजन, ही वेंट इनटू द पास, और जैसे ही उसकी आर्मी उस माउंटेन पास में एंटर करती है, वन पोर्शन ऑफ द इंडियन आर्मी अटैक्स फ्रॉम रियर, द अदर पोर्शन अटैक्स फ्रॉम द फ्रंट, और पास के अंदर उनको पैक करके अच्छी वाली उनकी पिटाई होती है। वहां से घायल गौरी, अगेन आई रियली बैफल्स मी हाउ घायल अवस्था में वो बच निकलता है। और जो थोड़े बहुत सैनिक होते हैं वो फिर रेगिस्तान के रास्ते से, बिकॉज दे हैड नो विल और पावर लेफ्ट टू फाइट एनीबॉडी, तो अभी किधर से जाएंगे, रेगिस्तान में से जाते हैं कि कोई मारे नहीं हमको, और रेगिस्तान खुद भी तो मारने वाली एक चीज है ना। तो जो बचे हुए थे उनमें भी बहुत से सैनिक वहां रेगिस्तान में मर गए। somehow गौरी सर्वाइव्ड एंड ही वेंट बैक। उसके बाद में गौरी ने कभी भी गुजरात की तरफ एक्सपीडिशन नहीं किया। He got an important geographic lesson there. हुआ क्या, इंडियन कन्फेडरेशन ने अपने लोकल टेरेन को, ज्योग्राफी को लेवरेज किया लड़ाई के अंदर। We will fight a close man-to-man close combat, not allow the enemy their typical cavalry maneuvers, और एक close combat। जैसे अगर आप this is a nuance of मिलिट्री, अगर जो अपने इन्वेडर्स आते हैं और जो हमारी आर्मी है, दोनों को कंपेयर करेंगे, there was a very good historian, 20th century historian, ABM हबीबुल्लाह, अभी अबू बिन मोहम्मद हबीबुल्लाह, ये शायद पार्टीशन के बाद बांग्लादेश चले गए। तो इन्होंने लिखा है, इन इंडिविजुअल फाइटिंग मैन टू मैन क्लोज कॉम्बैट द राजपूत सरपास द टर्क। मतलब अगर अपना बंदा 1 to 1 डायरेक्ट लड़ाई करता है, तलवार से तलवार लड़ती है, तो वो तुर्क को हरा देता है। तो यहाँ आपको क्या सीखने को मिलता है, अब उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? उनकी स्ट्रेंथ ये थी कि दे हैड बेटर हॉर्सेस देन अस। नाउ I've seen some videos where some people have said कि हमारे यहाँ पर हॉर्सेस नहीं थे,
और कोई ब्रीड नहीं था, ये नहीं था, ऐसा नहीं है, थे हमारे यहाँ पे ब्रीड्स, हमने ब्रीड्स Right. डेवलप किए थे एंड वी हैड बैटल वर्दी कैवलरी ऑफ आवर ओन, बट नॉट एज गुड एज देयर्स, ठीक है। Right. तो टर्किश कैवलरी जो थी वो दे वर एबल टू ड्रॉ मोर काइंड ऑफ मनूवर्स, और उनकी कैवलरी इवेंचुअली हमारी कैवलरी को आउटपेस भी कर जाती थी। तो अगर खुले एरिया में इन अ प्लेन इफ यू आर फाइटिंग अ बैटल एंड यू लेट देम परफॉर्म देयर मनूवर्स एंड देयर हैरिंग टैक्टिक्स, गेम इज ओवर, आप नहीं बचोगे। बट अगर आपने उनको एनवेलप कर दिया एक जगह, इफ यू क्रैम्प देम, तो उसके बाद में क्या होता है, द रैंक्स आर मडल्ड एंड यू हैव अ क्लोज कॉम्बैट, Right. वहां पे आप उसको हरा सकते हो इफ यू डोंट अलाउ देम टू यूज देयर स्ट्रेंथ। वहां गुजरात कैंपेन में इंडियन साइड ने यही किया, दे डिनाइड गौरी हिज एडवांटेज, उन्होंने उस पास में उसको क्रैम्प किया और उसके बाद क्लोज कॉम्बैट हुआ, मैन टू मैन बैटल हुआ, दे वर बैडली डिफीटेड। तराइन की दूसरी लड़ाई में देयर आर मल्टीपल रीजंस, सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन उस समय क्या हुआ था, जो गुरिद आर्मी थी दे वर एबल टू अप्लाई देयर बेस्ट बैटल टैक्टिक्स, दे वर एबल टू प्ले बाय देयर स्ट्रेंथ, Right. they did a textbook execution of their plans, and the Chauhan army was smaller in the second battle of Tarain as compared to the first one, which I've explained in the book why it happened so. तो उस वजह से क्या होता है, आपके ऊपर हैरिंग टैक्टिक्स अप्लाई की जा सकती है। Right. सो दैट वाज द रीजन। और फर्स्ट जो बैटल था तराइन का, उसमें यही हुआ था, द चौहान इंडियन कैवलरी दे डिड अ फ्रंटल कैवलरी डैश, गुरिद आर्मी को उन्होंने पूरी तरह से एनवेलप किया। Wow. एनवेलप किया, उस समय तक पीछे से जो इन्फेंट्री और जो एलिफेंट आर्मी थी दे कॉट अप, क्योंकि अभी सामने वाला एनिमी भाग नहीं सकता ना, यू हैव क्रैम्प्ड देम अप, आपकी कैवलरी ने उनकी आर्मी को एनवेलप कर दिया है, सो यू हैव अ स्टेबल टारगेट। इन्फेंट्री और जो आपकी एलिफेंट आर्मी थी उसने चार्ज किया एंड देन लाइक आई सेड रैंक्स आर मडल्ड, क्लोज कॉम्बैट, साफ, दैट्स हाउ दे वर डिफीटेड। Right. सो Right. अब हुआ क्या, अब सेकंड बैटल ऑफ तराइन एरिया वही है, जोग्राफिकल एरिया वो पंजाब के प्लेन्स वाला एरिया है, जहां पे अगर एक कैवलरी को मौका मिल जाए, बेटर कैवलरी को, तो वो आपको फिनिश कर सकती है, और सेकंड वॉर में यही हुआ। तो दैट्स द लेसन, जोग्राफिक लेसन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि गौरी को समझ में आया कि नहीं, मैं अगर क्रैम्प हो जाता हूँ कहीं पे माउंटेन पास में और ऐसी किसी जगह में, मेरा बैंड बजेगा। सो ही ट्राइड दी पंजाब रूट, की जोग्राफिकली बेटर एरिया है, प्लेन्स है, मेरी कैवलरी को खेलने का, अपने टैक्टिक्स लगाने का अच्छा मौका मिलता है। ही केप्ट ट्राइंग फ्रॉम दी पंजाब रूट एंड दैट्स वेयर ही गॉट सक्सेस। Correct. Wow. So this is a very huge, मतलब एक पैरेलल है इन द मराठा हिस्ट्री एंड राजपूत हिस्ट्री, कि हम हमारी ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझते थे एंड वी कुड प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स। अगर तुम हमारे एरिया में आओगे तो इट्स लाइक कि enemy has no clue कि हम क्या कर सकते हैं, because in the Maratha history when Aurangzeb is coming on the Deccan campaign after Chhatrapati Shivaji's death, तो उसे 3 साल लगते हैं एक छोटे से फोर्ट को कैप्चर करने में, because it's a hill fort and the Mughal army was mostly cavalry, तो वो कैसे कैप्चर करेगी, that's the thing. And this is a huge parallel between Rajputs and the Marathas, and there's a very interesting incident that happens in the Maratha history as well, कि औरंगजेब का खुद का बेटा जो था, जिसका नाम अकबर था, he was वो वॉर ऑफ सक्सेशन होता था उनमें, तो वो अपने फादर के अगेंस्ट लड़ रहा था एंड ही वाज विद द राजपूत्स, एंड वो मराठास के पास जा रहे थे हेल्प लेने के लिए, बट समहाउ द प्लान डजंट वर्क। अगर वो काम कर जाता तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि इंडियन हिस्ट्री का किस तरह से एक पूरा टर्नओवर हो जाता उस टाइम पे। बट देन कमिंग बैक टू दिस हिस्ट्री व्हिच इज पृथ्वीराज चौहान्स हिस्ट्री, मैंने पहले मेंशन किया था दिस कि बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंड दे ब्लेम पृथ्वीराज चौहान फॉर दिस, सो आई रियली वांट टू क्लियर दिस होल थिंग कि लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान का जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वो फ्लॉड था, बिकॉज he fought with मोहम्मद गौरी like 17-18 times and he let him leave. तो क्या है इसके पीछे कहानी? Why did he let him leave if that really happened? Sure. सबसे पहली बात तो ये 17 बार 20 बार 22 बार छोड़ने की जो बात है, इट इज एन एग्जैजरेशन फाउंड इन द इंडियन टेक्स्ट।
क्योंकि हमारे पोइट्स जो थे थोड़ा सा वो अलंकार वाली बात आ जाती है ना कि 2 को राइट 20 कर देने की आदत होती थी, तो उस हिसाब से वो चीज हो गई है। बाकी करेक्ट। इफ यू थिंक लॉजिकली, पृथ्वीराज चौहान ने कैसे कैसे काम किए मैंने आपको बताया। हम्म। जैसे वो मुंड माला लटकाई ले जाके, राइट। जो आपका एनिमी था उस समय जिन्होंने गुड़पुर पे उस समय अटैक किया था, तो वो जो मेन फैमिली थी उसकी जो लेडीज थी उनको भी वो अपने साथ में लेके आ गए थे अजमेर, हम्म। सो दैट दे आर नॉट एबल टू बेसिकली क्रिएट अनदर पॉलिटिकल अलायंस और फिर से कुछ राइट। करे। देन आबू का जो स्टेट था उस पर पृथ्वीराज ने एक बार रात में अटैक किया, नाइट हम्म। अटैक। तो इस सब के बाद में अगर आप ये सोचें कि पृथ्वीराज चौहान इतने भोले थे कि गौरी को 17 बार छोड़ेंगे पकड़ पकड़ राइट। के, आफ्टर ही हैज हिमसेल्फ वाउड, ये शपथ बताई है उन्होंने अपनी कि मैं मिलेच्छों का संहार कर दूंगा, पृथ्वीराज हम्म। विजय में कहा। तो ऐसा आदमी, अच्छा पृथ्वीराज चौहान को चलो छोड़ देते हैं, जो भी थे जैसे भी थे, मे बी यंग थे, थोड़े इमेच्योर थे, नहीं थे, बट मान लेते हैं उनके मिनिस्टर तो थे, राइट। उनके पास सुपरविजन तो था। वो लोग बता सकते थे कि भाई एक बार छोड़ दिया बहुत है, 17 बार मत छोड़ो। तो करेक्ट। ये अगेन आई मीन वी हैव टू बी लॉजिकल। ये इस तरह के डिस्टॉर्शंस आप अगर एक्सेप्ट करके, पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, दूसरा हम एक्सेप्ट करके प्रोपोगेट करते रहते हैं, दैट्स नॉट डन, डेफिनेटली नॉट राइट। डन। तो एक तो ये था, दूसरा अगर 17 बार नहीं हुआ तो कितनी बार हुआ? हम्म। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अगर छोड़ा है तो, अगर छोड़ा है तो केवल एक बार, हम्म। और ये काम हुआ है तराइन के दोनों युद्धों से पहले, विच आई ओके। मेंशन्ड इन माय बुक। तराइन के दोनों युद्धों से पहले 1182-83 में हम्म। सतलज के पास में पृथ्वीराज और गौरी का एक और युद्ध हुआ है। ओ। दैट इज द बैटल जहां पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा करके छोड़ा है। हम्म। वाई? बिकॉज देखिए, अगेन कमिंग बैक टू द मिडिवल नॉर्म्स, कोई एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो उससे उसके राज्य का या तो एक भाग ले लिया जाता था, यू टेक अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम एंड देन यू राइट। लीव हिम, या फिर आप वॉर इंडेमनिटी लेते हैं बहुत भारी। हम्म। और कुछ केसेस में क्या होता था कि आप आगे के लिए उसको बांध देते हैं कि तुम साल में या 2 साल में मुझे इतना इतना ट्रिब्यूट दोगे, टैक्स राइट। दोगे। राइट। तो इंडियन सोर्सेज में जो इंफॉर्मेशन आती है, एंड नॉट जस्ट सोर्सेज, इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी है, वो ये कहती है कि पृथ्वीराज ने गौरी को से टैक्सेस, रेगुलर टैक्सेस लिए थे। तो बेसिकली ही यूज्ड टू सेंड वन डिप्लोमेट और मिनिस्टर ऑफ हिज टू राइट। गजनी, जो कि रेगुलरली वहां से ट्रिब्यूट, टैक्स ट्रिब्यूट लेके आता था। मीनिंग गौरी यूज्ड टू पे टैक्स ट्रिब्यूट्स टू पृथ्वीराज चौहान। करेक्ट। ये बात हमारे ग्रंथ भी बोलते हैं और एक शिलालेख में भी लिखी है ये बात, ठीक है। तो ये जो नैरेटिव है कि कितनी बार छोड़ा गया, तो एक बार ऐसा हुआ, जो मैंने बताया कि सतलज की जो लड़ाई हुई थी उसमें ऐसा हुआ। एंड लाइक आई एक्सप्लेन कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये ऐसे नहीं हुआ जैसा हम लोग समझते हैं ना कि वो जा तुझे माफ किया, ऐसा नहीं वो दैट्स फिल्मी द तरीके बॉलीवुड से। स्टाइल, यस। एग्जैक्टली, इट डिडंट हैपन लाइक दैट। हाँ, आपने किसी राजा को हराया है तो हर बार उसकी मुंडी अलग करेंगे, ऐसा नहीं होता था। सो जिसके बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको हिस्ट्री में। सो लाइक आई सेड, अकॉर्डिंगली एज पर द नॉर्म्स ऑफ दैट एज ही माइट हैव लेफ्ट हिम, और उसकी एविडेंस इस बात में मिल जाती है कि वो टैक्स ट्रिब्यूट्स रिसीव कर रहे थे गौरी से। राइट। ऑब्वियसली वो एक बार छोड़ने के बाद कि भैया तुम इतना इतना पैसा दोगे मुझे, और ये ऐसा वॉर इंडेमनिटीज वगैरह करके उसको छोड़ा। राइट। राइट। वो चीज है। अब ये जो एक बार छोड़ा है, ये तराइन की लड़ाई में क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जो सतलज का बैटल है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्मली पीपल थिंक कि तराइन में 2 लड़ाइयां हुई थी, पहले में पृथ्वीराज ने छोड़ दिया, दूसरे में पृथ्वीराज मारा गया, राइट। इवन द बेटर इन्फॉर्म पीपल हु नो कि 2 बार लड़ाई हुई तराइन में, 17 बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है, जब गौरी ने ये जो स्किर्मिशेस और जो स्काउटिंग रेड्स होती है ना,
to basically get a grip कि कहाँ पे कितनी गश्त है, कहाँ कैसा एरिया है, to study the terrain and all, कि आगे हम जब इन्वेजन करेंगे तो किधर कैसे जाना है. तो राइट वो सब जानने के लिए दे यूज टू रेड, छोटे छोटे पार्टीज, पेट्रोलिंग पार्टीज और ये सब करके दे यूज टू रेड. तो उन राइट रेड्स को जो इस्लामिक हिस्टोरियंस है उन्होंने बिल्कुल नलिफाई कर दिया. दे डिडंट सीम इट इम्पोर्टेंट कि यू नो डीम इट इम्पोर्टेंट कि मेंशन करें. और इंडियन सोर्सेज ने उसको एम्पलीफाई करके वो फुल ब्लोन बैटल बना दिया कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच 17 बार 20 बार. तो मोस्ट ऑफ दीज आर जस्ट वेरी स्मॉल एंगेजमेंट्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोई एक सेनापति इन्वॉल्व रहेगा, ज्यादा से ज्यादा. बिकॉज तराइन की दूसरी लड़ाई के समय एक जो उनके सेनापति थे स्कंद, ही वाज अ नागर ब्राह्मण, उनके बारे में बताया जाता है कि वो किसी दूसरी लड़ाई में एंगेज थे तो वो आ नहीं पाए, ऐसे करके पृथ्वीराज दूसरी लड़ाई में वो हार गए. तो इस तरह की चीजें, मतलब जनरल्स यूज्ड टू हैव देयर ओन आर्मीज. ठीक है, जब राजा बुलाएगा तो वो आर्मी असेंबल होगी, बिकॉज दैट टाइम मिलिट्री वाज अ लॉट ऑफ इट वाज आउटसोर्स्ड. बहुत ज्यादा स्टैंडिंग आर्मी स्टेट अपने डायरेक्ट पेरोल पे नहीं रखती थी. तो इस तरह की चीजें हैं. तो दैट्स हाउ इट वाज डन. नाउ कमिंग बैक टू व्हाई दिस single pardon could not have been done in Tarain. Again, a basic logical reasoning. तराइन की लड़ाई होने के ठीक बाद में पृथ्वीराज की आर्मी वहीं पर बॉर्डर पे सरहिंद नाम से जो जगह है वहां पर एक छोटा सा कैसल था. इट वाज एन आउटपोस्ट बॉर्डर पे सीधा. तो जब गौरी आया था उसने दोनों बार एंटर करते सबसे पहले सरहिंद के किले को कैप्चर किया था. अब जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, उसके बाद में उनको सरहिंद का जो किला है उसको कैप्चर करने में लगभग 1 साल लग जाता है. he was obviously not physically present there for the whole year. वो राजा है, अपना राज्य संभालने चले गए होंगे एक आर्मी छोड़ के, बट एक गैरिसन था उस फोर्ट में, शायद 1200 सिपाही के आसपास थे. जियाउद्दीन तोलाकी ऐसा कुछ नाम था उस जनरल का जिसको छोड़ के गए. तो वो गैरिसन वहां बैठा था और वो 1 साल तक दे बेसिकली स्टेड देयर. बाद में उन्होंने सरेंडर किया था शायद. अब मुझे बताइए, अगर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को तराइन के पहले लड़ाई में पकड़ के छोड़ा तो ऑब्वियसली वो गैरिसन खाली करवा लेना चाहिए था. भाई आपने किसी आदमी को पकड़ लिया है, अब वो जान की भीख मांग रहा है कि भैया छोड़ दो, और आप उससे सब मनवाओगे ना, देखो तुम इतना टैक्स दोगे, ये करोगे वो करोगे. बहुत छोटी सी बात है कि ये अपना गैरिसन खाली करो. उसको करना पड़ता है, जिंदा बचना है तो वो सबसे पहले वो काम करवाते हैं ना. वो गैरिसन वहीं का वहीं था, उसके फौजी वहीं थे. पृथ्वीराज को अपनी फोर्सेस को 1 साल तक सरहिंद खाली करवाने के लिए छोड़ना पड़ा. हाउ कैन इट हैपन अगर गौरी को तराइन की पहली लड़ाई में पकड़ के छोड़ा गया था? लेकिन लाइक आई सेड, हमारे टेक्स्ट कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं कि पकड़ के छोड़ा है. सो देयर हैज टू बी समथिंग टू इट, है ना. बिल्कुल गलत तो नहीं हो सकता. तो वो एक बार हुआ है और वो सतलज की लड़ाई में हुआ है. That's how it happened. Yeah. वाह. So that's like, मतलब वो क्लासिक एग्जांपल. अब पता चल गया कि किस तरह से हिस्ट्री को मतलब तोड़ मरोड़ के, जैसा आपने कहा था, रिलेटेबल बना दिया है सबने अपने अकॉर्डिंगली. सर, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, तराइन की 2 बैटल्स होती है. सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान इज डिफीटेड. तो कुछ अब टेक्स्ट कहते हैं, मतलब मोहम्मद गौरी की शायद उसकी एक पर्सनल डायरी थी जिसमें उसने लिखा है कि मैं पृथ्वीराज चौहान को वहीं पे मार के खत्म हो जाता है सब वहीं पे. बट देन now comes Chandravardai with the Prithviraj Raso, where this whole dramatic incident happens. 4 बार 24 गज वाली वो लाइन लिखी है. and also Prithviraj Chauhan was known for his शब्द बेदी बाण. तो वो इंसिडेंट आप बता सकते हैं? and also can you explain in short कि शब्द बेदी बाण क्या होता है? शब्द बेदी बाण ये होता है कि बेसिकली यू डोंट यूज योर आईज, योर विजन. आप सिर्फ साउंड के बेसिस पर 1 या 2 शब्द आप सुनेंगे और उस बेसिस पे यू पियर्स योर टारगेट. दैट्स द शब्द बेदी बाण. तो अब कुछ जगह कहा जाता है कि पृथ्वीराज की आंख पे पट्टी बांधी गई थी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. कुछ जगह कहते हैं कि पृथ्वीराज को टॉर्चर किया तो वो अंधा कर दिया था उनको, इसलिए वो देख नहीं सकते थे. सो दैट्स हाउ उन्होंने वो शब्द बेदी वाला वो चीज यूज करके ही किल्ड गौरी. द ट्रुथ इज पृथ्वीराज चौहान की जो डेथ हुई है वो अजमेर में हुई है. तराइन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज को गौरी ने कैप्चर किया है, उसके बाद में वो उनको लेके अजमेर आया है. और वहाँ अजमेर में फॉर सम टाइम, बिकॉज
गौरी का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं था ना कि आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ही राइट स्टिल वाज अ किंग, राइट? तो उसका इंटरेस्ट था टू ग्रैब पावर, टू एक्सपैंड हिज डोमिनियन। वो ये चाहता था टू रेलिगेट और आउटसोर्स की, to minimize his problems in power transition, it is preferred कि आप एक लोकल रूलर को ही अपना वसाल बना ले, आप सामंत बना लीजिए। तो द फर्स्ट प्रेफरेंस वाज कि पृथ्वीराज चौहान मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। सो वो पकड़ के लेके आना और अजमेर में लाके कन्विंस करना कि भाई तुम राज स्वीकार कर लो, अधीनता, you can still be the king and all that, just under me, that's the only वैसे difference। राइट यस। तो गौरी ने ये सब कोशिशें की, ये अजमेर में की, एंड व्हेन इवेंचुअली पृथ्वीराज वाज नॉट कन्विंस्ड, ऑन द कॉन्ट्ररी पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मारने के लिए अजमेर में अपनी कैद से ही he knit up some plans. Those plans were foiled in time, luckily for Gauri. And I mean, कोई एक ग्रंथ कुछ और कहानी बताता है, कोई दूसरा कुछ दूसरी बताता है, but the kernel of truth in that is, even as a captive, Prithviraj was still trying to get his kingdom back from the Malechas. And despite all the, you know, the lures and the tortures की स्वीकार कर लो, तुम्हें राजपाट फिर भी मिल जाएगा, he still did not accept being a vassal of a Malech as a true क्षत्रिय। तो इस सब में फिर जब वो पकड़े गए, उनका कुछ प्लान था कि इस तरीके से मैं गौरी को मार दूंगा एंड समथिंग लाइक दैट, ही वाज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग, सम प्लान, और वो पता चल गया गौरी को। तो इतना होने के बाद में, लाइक आई सेड, गौरी आल्सो वाज नो फूल, तो उसने पृथ्वीराज को वहां अजमेर में मरवाया। That's how it happened। बाकी ये जो स्टोरी है जो रासों में आती है कि गजनी में जाके उनको मारा गया है, the first thing is when you invade a place, you got the king captive, आप अपना मोमेंटम लूज करके अपना जो भी आपने एरिया अक्वायर किया है उसको लूज करने के रिस्क पे वापस पीछे गजनी आओगे, जस्ट टू यू नो कि ये मैं ये किंग को कैप्चर करके लाया हूँ बारात की तरह से। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स हैपन। आपने एक एरिया कैप्चर किया है, यू हैव टू कंसोलिडेट योर होल्ड इन दैट एरिया, ईदर यू फर्दर यू नो charge and take more land, or at least you consolidate that land by staying there। Correct। या ज्यादा से ज्यादा आप पृथ्वीराज को पीछे गजनी भेज दोगे बंदी बनने के लिए, आप खुद तो नहीं चले जाओगे ना, लूजिंग योर एंटायर मोमेंटम ऑफ द कैंपेन। तो गौरी भी पीछे चला गया, पृथ्वीराज को भी लेके चला गया। दैट डजंट मेक सेंस मिलिटरीली, नई नई जगह अगर आपने जीती हो तो। दूसरी बात, जो स्टोरी है कि इस तरीके से उन्होंने मारा एंड ऑल ऑफ दैट, दैट आल्सो डजंट मेक सेंस कि एक बंदा, क्योंकि फिर उसके बाद में वही बात आ जाती है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को मार दिया, पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई को मार दिया, तो फिर ये लिखने के लिए बचा कौन? Exactly। ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। और जहाँ तक आप सोर्सेज का देखेंगे, जो इस्लामिक सोर्सेज हैं उसमें जो दो सबसे पहले के सोर्सेज हैं, यू नो कंटेम्प्रेरी और नियर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, जो बिल्कुल रिसेंट उन्होंने घटनाएं होने के समय या उसके कुछ ही सालों बाद लिखा है, वो दो सबसे पीछे के सोर्सेज। और इंडियन साइड में इधर जो दो सबसे पीछे के सोर्सेज हैं क्लोजेस्ट टू द इवेंट्स, चारों कंकर करते हैं इस बात पे कि पृथ्वीराज की डेथ अजमेर में हुई है। तो 4 बांस 24 गज वगैरह, ये बाद के हमारे बार्ड्स का रोमांटिसाइजेशन है कि यू नो टू मेक हीरो मोर प्रेजेंटेबल टू द मैसेज, उस चीज के लिए किया गया था। करेक्ट। बट देन सर एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि मैं रिसर्च कर रहा था एंड मुझे तब पता चला कि अफगानिस्तान में देयर मतलब कब्र जैसा बनाया है पृथ्वीराज चौहान का। सो व्हाट इज दैट? बिकॉज वहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि वो शैतान है एंड दे मतलब चप्पल वगैरह उस पर मारते हैं एंड जैसे कि वो पृथ्वीराज चौहान की कब्र है एंड इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने वहां से रिमेन्स वापस लेके आए। तो व्हाट इज दैट थिंग लाइक एग्जैक्टली? Legends or folklores which were created later on for public consumption। और ऐसा जो हमारे
बहराइच वाले केस में सलार मसूद और बाद या में बहुत सारे लोगों की ग्रेव्स पैदा हुई है कि ये फला योद्धा की ग्रेव है, ये इस योद्धा मुस्लिम योद्धा की ग्रेव है, बाद में बहुत सारी ग्रेव्स निकल के आई। तो होता क्या है, फॉर पब्लिक कंजम्पशन की for बाद में क्या होता है, to achieve different political means or manage some narratives or perceptions, it suits some powers to polarize. तो या इधर ये दिखाना होता है कि नहीं वो ऐसे गया था, उसने ऐसे मार दिया था, उधर उनको दिखाना है कि ये देखो ये वो काफिर राजा की कब्र है, इसके ऊपर जूते मारो, ये करो वो राइट करो। तो उन सब नैरेटिव्स को केटर करने के लिए ये लेजेंड्स बाद में बनाए गए हैं। ओके बट आप अगर एक्चुअल हिस्ट्री को देखेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि पृथ्वीराज गजनी गए थे या ऐसा कुछ भी हुआ। तो जो लाइक आई सेड, जो जितने भी कंटेम्प्रेरी या नियर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज है, दे पॉइंट टुवर्ड अजमेर। राइट दैट्स हाउ इट हैपेंड। गॉट तो इट ओके या वाह मतलब वो स्टोरी बहुत घूम फिर के मतलब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऐसी हो चुकी है सर एनी एंडिंग नोट लाइक मे बी सम इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू गिव आउट ऑन पृथ्वीराज चौहान टू द ऑडियंस आई वुड जस्ट से दैट होता क्या है, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ने जाते हैं ना तो थोड़ी सी एक टेंडेंसी आ जाती है, एक तो टेंडेंसी आ जाती है टू व्यू एट हिस्ट्री फ्रॉम द लेंस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशंस, जिसको हम प्रेजेंटिज्म बोलते हैं। इफ यू आर looking at an event in the past from the lens of present context, you are bound to misread it. तो ये जो एक प्रेजेंटिज्म की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, समझनी है, थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए टू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन और दैट एरा, कि तब के लिमिटेशंस, तब के सर्कमस्टांसेस क्या थे, अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, before we become judgmental. I'm not saying don't be judgmental. You're reading history, do judge, but after reading history. तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, हम लोग क्या करते हैं, we actually aid these propagandas that try to polarize people, कि आप क्या करते हैं, हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस के साथ जाते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड to some extent there is an urge to find quick and simple answers to your questions. हिस्ट्री उतनी कॉम्प्लेक्स होती है जितनी ह्यूमन लाइफ होती है, इतनी सिंपल नहीं होती है। तो आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये ऐसा ही रहेगा, देयर आर नो बाइनरी आंसर्स एवरीवेयर, ठीक है। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं, वी पोलराइज आवर हिस्ट्री और हम फिर विलेंस क्रिएट करते हैं, हीरोज क्रिएट करते हैं। राइट एक पृथ्वीराज चौहान, एक जयचंद। करेक्ट The truth lies somewhere in the middle. कि इन लोगों ने अपने सिचुएशन के हिसाब से इनसे जो सबसे अच्छा बन पड़ा वो किया था। हीरो बनाना है आपको, कोई बात नहीं, बना लीजिए, पूजा कीजिए, बट किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, जो गलत नहीं किया उसके लिए ब्लेम मत कीजिए, जो गलत किया है उसके लिए ब्लेम कीजिए। तो वो एक पोलराइजिंग टेंडेंसी जो है उसको थोड़ा सा हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वी कीप इट इन चेक। करेक्ट So very that true would be nice. And yeah like that made very lot of sense क्योंकि हम हिस्ट्री को जब देखते हैं तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं which is मतलब जरूरत ही नहीं है उसकी क्योंकि हम साइकोलॉजी नहीं समझते उस टाइम की। सो हाउ कैन यू जज एंड ऑल्सो देयर इज दिस वन थिंग ना कि हम मतलब ये तो नेचुरल है सब ह्यूमन बींग्स में कि राइट फ्रॉम आवर बर्थ टिल आवर डेथ हम हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइक आवर साइकोलॉजी चेंजेस आवर थिंकिंग चेंजेस। तो ये हिस्ट्री में भी तो ट्रू होगा। सो आई कैन लाइक यू नो जो भी एपिसोड सुन रहा है देख रहा है प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट एक क्वेश्चन है जो हम हमारे हर गेस्ट से पूछते हैं which is कि do you have any book recommendations for the people, like it can be from history or it can be any of your favorite book. So for Prithviraj Chauhan, I can suggest Dashrath Sharma. उनकी book है Early Chauhan Dynasties. That's a good book. Then another book to get a fresh and a bit unconventional perspective, that would be Dr. Harihar Nivas Dwivedi's Dilli Ke Tomar. That's a good book, which accidentally takes you into Chauhan history in a very unconventional way.
Other than these, आप सिंथिया टैल्बट को भी पढ़िए. The reason I would recommend is because you should be able to understand जो पूर्व पक्ष कहा जाता है ना, कि बाकी लोग हमारी हिस्ट्री को किस तरह से देखते हैं, कैसे समझते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी. तो एक बार वो भी आप पढ़ सकते हैं. दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर परसीविंग आवर हिस्ट्री. So yeah, those three would be good. Yeah. Beautiful. So, sir, thank you so much for coming on the show. This was such a good conversation. मतलब पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो myths अब तक बन चुके थे वो शायद क्लियर हो चुके होंगे लोगों के like mind में, thoughts debunk हो चुके होंगे. So thank you so much, sir. Thank you for doing this. It was a great conversation. अगर तुम लोग सुन रहे हो Spotify पे, YouTube पे देख रहे हो, sir के Twitter handle and everything, the social media links will be in the bio. मैं book का भी link डाल दूंगा. Please go ahead and buy this book because जितना ज्यादा इस बुक से तुम समझ सकते हो पृथ्वीराज चौहान एंड द अर्ली इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वो और कहीं नहीं मिलेगा. अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज गॉन इनटू दिस बुक. सो प्लीज गो अहेड, रीड दिस बुक. एंड अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स. Thank you so much.